तो चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां एक बहुत बड़ा राज छुपा है। महान नालंदा विश्वविद्यालय का पतन। ये सिर्फ एक तारीखी घटना नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। ये जो लाइनें हैं, ये नालंदा के विनाश की उस दर्दनाक तस्वीर को दिखाती हैं जो हम सब ने सुनी है या पढ़ी है ना? एक ऐसी तस्वीर जिसमें सिर्फ आग है, राख है और एक बहुत बहुत बड़ी तबाही। पर सवाल यह है कि क्या पूरी कहानी बस इतनी ही है? तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक मिनट रुककर यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर नालंदा था क्या। मतलब ये कोई मामूली कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं थी। सोचिए, ये 700 से भी ज्यादा सालों तक ज्ञान का एक ऐसा जगमगाता हुआ केंद्र था जिसकी रोशनी पूरे एशिया में बल्कि दुनिया भर में फैली हुई थी। इसका स्केल वो सच में हैरान कर देने वाला है। जरा सोचकर देखिए, आज से करीब 1500 साल पहले एक कैंपस जहां 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स एक साथ रहते थे। और वहां सिर्फ धर्म की पढ़ाई नहीं होती थी, नहीं, वहां का सिलेबस तो कमाल का था। बौद्ध दर्शन, वेद, लॉजिक, मेडिसिन, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ। तभी तो तिब्बत, चीन, कोरिया, फारस, पूरी दुनिया से लोग यहां खींचे चले आते थे। इतने बड़े ज्ञान के शहर का मिट जाना वाकई एक बहुत बहुत बड़ा नुकसान था। तो फिर आखिर हुआ क्या? ज्ञान का ये प्रकाश स्तंभ बुझा कैसे? चलिए अब उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा मशहूर है। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से हम सबको सुनाई जाती रही है। ये वो सिंपल सी टाइमलाइन है जो अक्सर हमारे सामने रखी जाती है। नालंदा का उदय, फिर उसका सुनहरा दौर, और फिर अचानक एक ही झटके में सब खत्म। ये कहानी सुनने में बहुत सीधी और दमदार लगती है, शायद कुछ ज्यादा ही सीधी। 90 लाख। कुछ सोर्सेस के हिसाब से नालंदा की महान लाइब्रेरी धर्मगंज में इतनी पांडुलिपियां थीं, 90 लाख। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसकी तो हम ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो जैसे ज्ञान का एक पूरा का पूरा समंदर था। और इस कहानी के सेंटर में है ये एक नाम, बख्तियार खिलजी। इस पारंपरिक कथा के अनुसार वही वो शख्स है जिसे नालंदा के विनाश का इकलौता विलन बनाकर पेश किया जाता है। तो कहानी कुछ यूं है जो तबकात नासरी नाम की किताब में मिलती है। कहते हैं कि खिलजी ने नालंदा को गलती से एक फौजी किला समझ लिया। उसने उस पर हमला किया, कब्जा किया और जबरदस्त लूटपाट की। वहां रहने वाले लोगों, जिन्हें मुंडे सिर वाले ब्राह्मण कहा गया है, उन्हें मार डाला गया। और फिर जब वहां बेशुमार किताबें मिली तो पूरी लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। मतलब एक गलतफहमी और दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के खजानों में से एक जलकर खाक हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इतिहास इतना सीधा नहीं होता। अब वक्त है इस मशहूर कहानी से पर्दा हटाने का और असली ऐतिहासिक जांच पड़ताल की दुनिया में झांकने का। और यकीन मानिए, यहां से मामला और भी ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प होने वाला है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये कहानी वाकई इतनी ही सिंपल है? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम सबूतों को जरा सा कुरेदते हैं ना, एक पूरी तरह से अलग तस्वीर सामने आने लगती है। और यहीं पर पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, कहानी कहती है कि 1193 में नालंदा पूरी तबाह हो गया, राइट? पर सबूत यह है कि उसके करीब करीब 40 साल बाद 1235 में धर्मस्वामिन नाम का एक तिब्बती भिक्षु नालंदा आया था। और सिर्फ आया नहीं था, उसने वहां 70 दूसरे भिक्षुओं के साथ पढ़ाई भी की थी। अब बताइए, अगर सब कुछ जलकर राख हो गया था तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये एक अकेला सबूत पूरी की पूरी कहानी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। चलिए उस असली सोर्स को ही देखते हैं जिस पर यह पूरी कहानी टिकी है। पहली बात, इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने अपनी किताब में नालंदा का नाम लिया ही नहीं है। जी हां, उसने किला-ए-बिहार या उदंतपुरी में एक किले को तोड़ने की बात जरूर की है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो नालंदा ही हो। कुछ हिस्टोरियंस तो ये भी कहते हैं कि नालंदा खिलजी के मिलिट्री रूट पर पड़ता ही नहीं था। और तो और उस दौर के जो तिब्बती बौद्ध सोर्स हैं, वो भी खिलजी का नाम नालंदा से नहीं जोड़ते। तो सबूत काफी धुंधले हैं। तो अगर नालंदा एक झटके में तबाह नहीं हुआ तो फिर हुआ क्या? इसका जवाब शायद ये है कि नालंदा का अंत कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि सबूत इशारा करते हैं एक बहुत लंबी और धीमी प्रक्रिया की तरफ। एक ऐसा पतन जो सालों साल बल्कि सदियों तक चलता रहा।
एक और थियरी भी है जो तिब्बती हिस्टोरियन तारानाथ के लेखन से मिलती है। उनके मुताबिक आग किसी बाहरी हमलावर ने नहीं बल्कि अंदर के ही लोगों ने लगाई थी। कहानी यह है कि कुछ युवा भिक्षुओं का दूसरे संप्रदाय के तीर्थिक भिखारियों से झगड़ा हो गया और उन्होंने गुस्से में आग लगा दी। अब यह भी दिखाता है कि कहानी में सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं थे, शायद अंदरूनी लड़ाइयां भी थीं। तो असल में नालंदा का पतन शायद किसी एक वजह से हुआ ही नहीं। ये डेथ बाय 1000 कट्स जैसा मामला था। मतलब कई सारी चीज़ें एक साथ गलत हो रही थीं। बाहर से देखें तो राजाओं का सपोर्ट, जिसे रॉयल पैट्रनेज कहते हैं, वो कम हो रहा था। और जब पैसा और सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी? पूरे इलाके में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, लड़ाइयाँ हो रही थीं, और अंदर की बात करें तो अलग अलग ग्रुप्स में झगड़े बढ़ रहे थे। कंपटीशन में नई यूनिवर्सिटीज़ भी खुल रही थीं। तो ये सब कुछ मिलकर धीरे धीरे नालंदा को कमज़ोर कर रहा था। ये सब सदियों तक चला। और एक और मज़ेदार सबूत देखिए, 1223 ईस्वी के शिलालेख मिले हैं। मतलब खिलजी के कथित हमले के 30 साल बाद। इन शिलालेखों में वहाँ के लोकल हिंदू राजा ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने यवन यानी तुर्की सेनाओं को हराया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि वो इलाका पूरी तरह से किसी के कब्जे में नहीं था। लड़ाई जारी थी, और ऐसे माहौल में ये बिल्कुल मुमकिन है कि नालंदा भले ही अपनी पुरानी शान खो चुका हो, फिर भी किसी न किसी रूप में जिंदा रहा हो। तो ये तो हुई इतिहास की बात। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये कहानी आज के दौर में इतनी ज़रूरी क्यों है? ये सिर्फ एक पुरानी यूनिवर्सिटी की कहानी क्यों नहीं है? चलिए समझते हैं। आज अगर आप देखें तो नालंदा की कहानी को लेकर दो बड़े नैरेटिव चलते हैं। पहला नैरेटिव यानी कथा ए, ये कहता है कि ये विदेशी हमलावरों द्वारा हमारे कल्चरल खजाने को तबाह करने की कहानी है, एक बर्बरता की कहानी। और दूसरा नैरेटिव कथा बी, ये कहता है कि ये पतन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हुआ। ये अंदरूनी कमजोरियों और उस वक्त के सामाजिक धार्मिक बदलावों जैसे ब्राह्मणवाद के पुनरुत्थान का नतीजा था। और ये दोनों ही कहानियां आज की पॉलिटिकल और कल्चरल डिबेट्स में खूब इस्तेमाल होती हैं। और इसीलिए ये सिर्फ एक एकेडमिक डिबेट नहीं रह जाती। नालंदा की कहानी एक बहुत पावरफुल सिंबल बन चुकी है। कुछ लोग इसका इस्तेमाल भारत में बौद्ध धर्म के पतन को समझाने के लिए करते हैं, तो कुछ लोग इसे कल्चरल आइडेंटिटी और ऐतिहासिक शिकायतों को लेकर अपनी बात रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये एक ऐसा किस्सा है जिसका आज भी बहुत ज़्यादा इमोशनल और पॉलिटिकल वजन है। तो आखिर में नालंदा की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं होता, यह हमेशा इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या का मामला होता है। और जब सबूत कमज़ोर हों या खामोश हों, तो उस खाली जगह को भरने के लिए जो कहानियां हम बनाते हैं, वो कहानियां अक्सर गुजरे हुए वक्त से ज़्यादा हमारे आज के बारे में बताती हैं।